नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन IAS में आपका स्वागत है। तो आइए आज शुरू करते हैं बिहार करंट अफेयर्स, जो कि दृष्टि IAS का है और इसका ये सेकंड वीडियो होने वाला है। तो इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे ये हम पहले जानकारी दे दें। तो इसमें सबसे पहले इसे जो भी करंट अफेयर्स बिहार का बचा हुआ है वो कवर करेंगे, और सेकेंड में हम बिहार के जितने भी योजनाएँ हैं, बिहार से संबंधित योजना, तो उसको कवर करेंगे। और बिहार के वन संसाधन, ठीक है, 2019 का जो डाटा है तो उसको थोड़ा सा देखेंगे और देखते हैं जितना भी कवर हो पाएगा वो कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसमें हमने कहाँ तक कवर कर लिया हुआ है, तो यहाँ चनपटिया मॉडल तक हमने कवर कर लिया था पिछले वीडियो में। तो आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है, तो बिहार सरकार द्वारा मृदा जांच को जो है रोजगार परक व्यवसाय का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा चलिए मुख्य पॉइंट पे डिस्कस करते हैं इसमें। तो इसमें क्या है कि मृदा जांच को अब अलग से एक रोजगार व्यवसाय का दर्जा देने की घोषणा की जा चुकी है। तो कोई भी बेरोजगार युवक जैसे कि है मिट्टी जांच को व्यवसायिक रूप देना चाहेगा तो सरकार से 4.25 लाख यानी कि 3.75 लाख रुपये बतौर अनुदान दिया जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, संपूर्ण बिहार में जो है 14 से 20 अप्रैल तक अग्नि सुरक्षा सप्ताह आयोजित किया गया था। तो इसमें है संपूर्ण बिहार में ये हो गया। ठीक है, इसके अंतर्गत राज्य में सभी जिले मुख्यालय व प्रखंड से अग्नि बचाव के तरीके बताए गए हैं। ठीक है, उल्लेखनीय है कि प्रत्येक वर्ष गर्मी के मौसम में विशेषकर अप्रैल से जून तक संपूर्ण राज्य में अग्नि से संबंधित बहुत सारी घटनाएं सामने आती है और बहुत सारे जान माल की हानि भी होती है। तो इसमें क्या है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर्स हमारा है, सारण जिले के हरेंद्र सिंह बने अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम के कोच। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। सारण जिले के हैं हरेंद्र सिंह और अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम के कोच बन गए हैं। तो सारण जिले के रहने वाले हरेंद्र सिंह हैं। ठीक है, प्रसिद्ध खिलाड़ी जो है हरेंद्र सिंह भारतीय टीम के भी कोच रह चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो उल्लेखनीय योगदान के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है इसे। कौन है? हरेंद्र सिंह। नेक्स्ट है, अनुराग आनंद की रचना एलिवेशन ऑफ लाइफ एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हो चुका है। तो इस पुस्तक के लेखक अनुराग आनंद मोतिहारी पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। अनुराग आनंद पूर्वी चंपारण यानी कि मोतिहारी के रहने वाले हैं। इस पुस्तक में कुल 26 ज्ञानपरक कहानियां हैं। ठीक है, इसमें हाल ही में अनुराग आनंद की इंडिया बुक रिकॉर्ड द्वारा सबसे कम उम्र के लेखक को का दर्जा मिला हुआ है इसमें। नेक्स्ट करंट अफेयर्स हमारा है, तो सुपौल में बहुउद्देशीय पनबिजली योजना को केंद्र की मंजूरी। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के सुपौल जिले में डगमारा पनबिजली परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। तो इसमें जो है क्या होगा कि 2400 करोड़ की लागत से बनेगा और 130 मेगावाट का बिजली उत्पादन करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति अरुण कुमार का निधन हो चुका है। ठीक है, तो ये जो है, तो ये 5 जुलाई 1984 से 3 अक्टूबर 1946 तक बिहार विधानसभा परिषद के सभापति रह चुके हैं। ये मूल रूप से बिहार के रोहतास जिले के, ठीक है, दुर्गावती स्थित मच्छरहट्टा गांव के रहने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में भूमि सुधार के लिए चक बिहार सॉफ्टवेयर की शुरुआत की गई है। सॉफ्टवेयर है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपको चक बिहार। ठीक है, चकबंदी के उद्देश्य से चक बिहार सॉफ्टवेयर की शुरुआत की गई है। IIT रुड़की द्वारा ये विकसित किया जा चुका है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपको फंसा सकता है कि चक बिहार जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है, तो इस तरह से पटना ऑप्शन दे करके आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, इसलिए इसका आप रुड़की लगाइएगा। ठीक है, IIT रुड़की द्वारा ये विकसित किया गया है और प्रत्येक साल जो है 12,000 गाँव को चकबंदी करने का लक्ष्य है इस सॉफ्टवेयर के तहत। ठीक, नेक्स्ट है, बिहार उद्योग विभाग द्वारा इथेनॉल संवर्धन नीति को मंजूरी मिल चुकी है। तो बिहार राज्य उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन 19 मार्च 2021 को उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया।
इसी के साथ इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य बन चुका है। इथेनॉल संवर्धन नीति बिहार प्रथम राज्य बन चुका है। इस नीति के द्वारा रोजगार निर्मित करने के साथ साथ प्रदूषण को कम करने में भी भारी मदद मिलने वाली है। अब राज्य में गन्ना के अलावा मक्का, चावल, सड़े हुए अनाज से भी इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। बिहार के 3 साहित्यकार इससे सम्मानित किए गए हैं। इसमें कौन कौन है चलिए देखते हैं। इसमें है प्रथम है अनामिका, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। और इसके बुक कौन से हैं तो टोकरी में दिगंत थ्योरी का था, ठीक है, हिंदी भाषा के लिए पुरस्कार मिल चुका है। उसके बाद है कमलकांत झा, मधुबनी के हैं। उनकी रचना कौन सा है, गाछ रोसल छी के लिए मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, कमलकांत झा गाछ रोसल अच्छे, मतलब इसका हिंदी में मतलब हुआ कि गाछ रूठ गया है। ठीक है। नेक्स्ट है हुसैन उल हक, गया के हैं। उसकी रचना कौन है, अमवास में ख्वाब। तो इसके लिए उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी मिला हुआ है। भारत के 3 विभूतियों को मिला है। नेक्स्ट है भोजपुर से ग्राम उजाला योजना की शुरुआत हुई है बिहार में। बिहार के भोजपुर जिले से की गई है। इस योजना के तहत 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से प्रत्येक परिवार को 9 या 12 वाट के 5-5 बल्ब दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली लागत की भरपाई केंद्र सरकार संयुक्त राष्ट्र के कार्बन क्रेडिट फंड के सहायता से करेगी। ठीक। नेक्स्ट है प्रकाश उत्सव 2021 का शुभारंभ। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, स्कूल में नामांकन को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसके लिए इसकी शुरुआत की जा चुकी है। इसके तहत राज्य के ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल बच्चे को ढूंढकर उसे स्कूल में नामांकन करवाया जाएगा। तो इसका लक्ष्य पूछ सकता है, क्योंकि प्रकाश उत्सव पढ़ने में थोड़ा सा अलग लग रहा है। तो इसका मुख्य लक्ष्य है नामांकन इनरोलमेंट रेट बढ़ाना है। नेक्स्ट है जीवन सुगमता सूचकांक रिपोर्ट 2020 में पटना जो है 33वें स्थान पर रहा है। तो इसका मंत्रालय आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसका मंत्रालय है केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जीवन सुगमता रिपोर्ट जारी किया गया था। 33वां स्थान पटना को मिला हुआ है। और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले में भागलपुर को 30वां स्थान मिला हुआ है, जो कि मुजफ्फरपुर को 62वां स्थान मिला है। ठीक है, और यह जो जीवन सुगमता रिपोर्ट जो है 2018 से जारी किया जा रहा है। नेक्स्ट है बोधगया में स्थापित होगी विश्व की सबसे बड़ी गौतम बुद्ध की मूर्ति, विश्व की। ठीक है, हाल ही में गौतम बुद्ध विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति जो है गया में स्थापित करने की घोषणा की गई है। ये शयन मुद्रा में इसकी मूर्ति रहेगी, और अर्थात महापरिनिर्वाण मुद्रा में 100 फीट लंबाई की फाइबर से निर्मित यह मूर्ति अपनी तरह की सबसे प्रथम मूर्ति होने वाली है। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे है इस मूर्ति का औपचारिक उद्घाटन जो है 26 मई 2021 को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर किया जाएगा, यानी कि हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट है फणीश्वर नाथ रेणु जन्म शताब्दी समारोह आयोजित। तो 4 मार्च 2021 को हिंदी साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर फणीश्वर नाथ रेणु के जन्म शताब्दी समारोह आयोजित किया गया। ठीक है, ये कहाँ के हैं, पूर्णिया के जिले के अरहिना, वर्तमान में अररिया जिले में पड़ता है। ये गांव में हुआ था इसका जन्म। और मैला आंचल इसका प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। तीसरी कसम इसकी प्रमुख कहानी है। और जिस पर इसी नाम से राज कपूर अभिनीत फिल्म भी बनी हुई है, मतलब तीसरी कसम फिल्म भी इस पर बन चुकी है। पीपीआर रोग नियंत्रण पीपीआर रोग नियंत्रण कार्यक्रम 2021। बिहार सरकार द्वारा पशुधन को रोग से मुक्त रखने के लिए 5 से 19 मार्च 2021 तक पीपीआर रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि बकरियों एवं भेड़ों को पीपीआर रोग से बचाने के लिए निःशुल्क टीका लगाया। पीपीआर है क्या, पेस्ट डेज पेटिटिस और रूमिनल्स
रूमिनेंट्स, अजीब सा नाम है। और जो भेड़ और बकरियों को प्लेग के रूप में जाना जाता है, मतलब ये पीपीआर भेड़ और बकरी के प्लेग के रूप में जाना जाता है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट, ये भी अच्छा रिपोर्ट है एक। तो जारी रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2021 तक बिहार की बेरोजगारी दर 11.5% है, जबकि पूरे देश में जो है 6.9% तक पहुंच चुकी है। 11.5% बेरोजगारी दर के साथ बिहार देश में जो है 7वें स्थान पायदान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे युवा बेरोजगार है। ठीक है, बिहार जो है सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे युवा बेरोजगार है बिहार में। और बिहार में ग्रेजुएट युवा बेरोजगार की संख्या 38.67 यानी कि 38.67% है, तथा 95% बिहार की युवतियाँ के पास नौकरी नहीं है। नेक्स्ट है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021। तो इसमें क्या क्या प्रावधान है ये देखते हैं। तो विधेयक में बिना वारंटी तलाशी लेने की शक्ति प्रदान की जाएगी, बिना वारंट की तलाशी लिया जाएगा। ठीक है, बिहार पुलिस सशस्त्र पुलिस विधेयक के अंतर्गत। और सक्षम इसमें क्या है, विशेष सशस्त्र पुलिस बल के सक्षम अधिकारी किसी घटना के उपरांत आशंका के आधार पर व्यक्ति की तलाशी और गिरफ्तारी करा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अधिकारी को बिना वारंट बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के किसी संदिग्ध को गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त होगा। गिरफ्तार व्यक्ति को अलग कानूनी कार्यवाही के लिए वह निकटतम थाने को सौंप देगा। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार मंत्रिमंडल में दूसरा विस्तार हुआ है। तो इसमें क्या क्या है कि भाजपा के कोटे से 9 और जदयू कोटे से 7 मंत्रियों ने इसमें शपथ ली है। हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक नज़र आप देख सकते हैं इसे। इसमें शाहनवाज हुसैन उद्योग मंत्रालय, सुभाष सिंह सहकारिता मंत्रालय, नितिन नवीन पथ निर्माण मंत्रालय, नारायण प्रसाद पर्यटन मंत्रालय, नीरज सिंह बाबलू वन एवं पर्यावरण जलवायु मंत्रालय, प्रमोद कुमार गन्ना मंत्रालय, सम्राट चौधरी पंचायती राज मंत्रालय, आलोक रंजन झा कला संस्कृति एवं युवा मंत्रालय हो गया, और जनक राम हो गया खान एवं भूतत्व सर्वेक्षण विभाग मंत्रालय। नेक्स्ट है जदयू के कोटे से बने, क्या हो रहा है, जदयू के कोटे से बने मंत्री। तो इसमें लेसी सिंह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय, सुमित सिंह हो गया विज्ञान प्रौद्योगिकी, संजय झा जल संसाधन सूचना व जनसंपर्क, श्रवण कुमार ग्रामीण विकास मंत्रालय, मदन साहनी समाज कल्याण मंत्रालय, जयंत राज ग्रामीण कार्य विभाग मंत्रालय, जमा खान अल्पसंख्यक मंत्रालय, सुनील कुमार मद्य निषेध उत्पाद विभाग मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बिहार विधानसभा का शताब्दी वर्ष समारोह। ठीक है, 7 फरवरी को ये हुआ है। और वर्तमान में बिहार विधानसभा में 243 जबकि विधान परिषद में 75 सदस्य हैं। और इसके अध्यक्ष जो है विधानसभा के विजय कुमार सिन्हा हैं। तो ध्यान रखिएगा, चौधरी करके कन्फ्यूजन कर सकता है विजय कुमार चौधरी, तो विजय कुमार सिन्हा है, चौधरी नहीं है। ठीक है, आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित होगा बोधगया, तो विकसित किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि पर्यटन से संबंधित सुविधाओं जैसे होटल, नगरीय परिवहन इत्यादि को जो है विश्व स्तरीय इंटरनेशनल बनाया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने राज्य की ऊर्जा जरूरत को पूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ राज्य से समझौता कर लिया है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और पूछा जा सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ तो टच करता नहीं है, इसलिए छत्तीसगढ़ से समझौता इसने किया हुआ है। तो बिहार राज्य सरकार ने राज्य की ऊर्जा की जरूरत पूरा करने के लिए बिजली खरीद के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से एक समझौता किया है। इसके तहत क्या होगा कि 4.24 प्रति यूनिट की दर से लगभग 2500 मेगावाट की खरीदारी की जाएगी। और कंपनी कौन है, SKS पावर जनरेशन लिमिटेड। ठीक है, SKS पावर जनरेशन लिमिटेड है छत्तीसगढ़ की कंपनी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है वीरेंद्र नारायण झा
वीरेंद्र नारायण झा को मिला सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्यकार का सम्मान। जयपुर में आयोजित हुआ था ये सम्मान दिया गया है। और 21वीं सदी का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्यकार सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। मधुबनी जिले से संबंधित रहे हैं ये। और इनके व्यंग संग्रह है अंत भला तो सब भला, इसके लिए उसे मिला हुआ है अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्यकार सम्मान। इतिहासकार डॉक्टर जाटशंकर का झा का निधन हो चुका है। तो ये कौन थे? इतिहासकार थे। तो इसके द्वारा लिखी गई पुस्तकें के बारे में बात करें, अर्ली रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बिहार, एजुकेशन इन बिहार, बिगनिंग ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन मिथिला, बायोग्राफी ऑफ इंडियन पेट्रियट, महाराजा लक्ष्मीनेश्वर सिंह ऑफ दरभंगा, कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, ये इनकी चर्चित बुक है। नेक्स्ट है ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज। तो बिहार के खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से पटना के सभी जेलों में एवं अस्पतालों की रसोइयों की हाइजीन ऑडिट शुरू कर दिया गया है। तो ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज के तहत जेल और अस्पताल के जो रसोई को हाइजीन ऑडिट शुरू कर दिया गया है। ठीक है, इसके प्रमुख बिंदु को देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, इस चैलेंज में पटना सहित देश भर के कितने हैं 141 शहर ने भाग लिया है। और कम से कम 4 कैंपस, शैक्षणिक, कार्यालय, जेल, अस्पताल, जहां खाद्य सामग्री बनने एवं खिलाने की व्यवस्था की जाती है, उसमें 115 मापदंड के आधार पर हाइजीन ऑडिट कराई जाएगी। ठीक है, हाइजीन पे ध्यान दिया जाएगा। ऑडिट में 85% अंक अनिवार्य है, मतलब 85% अंक आपको लाना है। इसके आधार पर ही FSSAI द्वारा कैंपस को ईट राइट कैंपस घोषित किया जाता है। इस चैलेंज के उद्देश्य से शहरी आबादी को सही भोजन विकल्प चुनने तथा स्वस्थ एवं खुशहाल राष्ट्र निर्माण में मदद मिलेगा। नेक्स्ट है जल जीवन हरियाली अभियान। अगस्त 2021 की रैंकिंग जारी की गई है। इसमें पूरे प्रदेश में बक्सर जिले को प्रथम स्थान मिला हुआ है। ठीक है, प्रमुख बिंदु इसमें क्या क्या हैं? अगस्त 2021 की रैंकिंग में मतलब बक्सर को मिला हुआ है प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान जहानाबाद और द्वितीय स्थान गया और तृतीय स्थान जहानाबाद को मिला। शिवहर को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है और पटना को 24वां स्थान प्राप्त हुआ है। देश का पहला महिला कमांडो दास्ता। बिहार देश का पहला राज्य बना है जो महिला कमांडो दास्ता बनाया है। तो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में चुनी गई 92 महिला सिपाहियों को महाराष्ट्र के मुदखेड़ स्थित CRPF के एक सेंट्रल ट्रेनिंग सेंटर में ये दिलाई गई। ठीक है, अब देखते हैं पद्म सम्मान 2021 में बिहार। ठीक है, तो 25 जनवरी को इसकी घोषणा होती है 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, और 5 विभूति को यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो इसमें कौन कौन है? तो लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान पद्म विभूषण से इसे सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। उसके बाद BJP नेता मृदुला सिन्हा मरणोपरांत। ठीक है, उसके बाद दिलारी देवी मधुबनी पेंटिंग और रामचंद्र मांझी लौंडा नाच। ठीक है, भिखारी ठाकुर के मित्र थे ये रामचंद्र मांझी कला के क्षेत्र में। और उसके बाद है डॉक्टर दिलीप सिंह को चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय के लिए पद्मश्री। ये आपको पद्मश्री है, मृदुला सिन्हा मधुबनी पेंटिंग वाले और रामचंद्र मांझी और दिलीप सिंह, ये पद्मश्री है। और एक पद्म भूषण मिला हुआ, पद्म भूषण अवार्ड। तो एक पद्म भूषण और 4 पद्मश्री इस बार बिहार को मिला हुआ। नेक्स्ट है अंजना मिश्रा बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। अंजना मिश्रा को बिहार राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसमें देखते हैं पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अंजना मिश्रा को बिहार सरकार द्वारा राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका कार्यकाल 6/9/2021 तक होगा। इस दौरान उन्हें पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष वेतन एवं भत्ते मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मिशन बिहार में मिशन 4.0 की शुरुआत। इसमें है क्या ये? तो कृषि विभाग के बीज के मामले में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन, मतलब बीज से संबंधित है, बीज से संबंधित और बीज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए
ये योजना है। तो इसमें क्या है कि 5 लाख किसान को बीज निगम के द्वारा बीज उपलब्ध कराया जाएगा, 5 लाख किसान को। उल्लेखनीय है कि इस मिशन के तहत जो है राज्य बीज निगम ने राज्य में पहली बार संकर हाइब्रिड प्रजाति के धान व मक्के के बीज का उत्पादन शुरू कर दिया है। अब देखते हैं दीदी की रसोई। दीदी की रसोई, इसमें बिहार सरकार एक अनुमोदन के पश्चात बिहार के सभी जिलों में अनुमंडल में अस्पताल एवं कैंटीन को दीदी की रसोई नाम से जाना जाएगा। क्या क्या है, सभी जिलों के अनुमंडल के अस्पताल कैंटीन को दीदी की रसोई के नाम से जाना जाएगा। 38 जिले के 56 अनुमंडल के अस्पताल में संचालित होगा। इस कैंटीन का संचालन जीविका दीदी के द्वारा किया जाएगा और इसमें 150 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भोजन मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं अब चलो ऐप। चलो ऐप बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा शुरू किया जा चुका है। तो इसमें क्या है, राज्य में बसों में सफ़र करने वाले सवारियों की सहूलियत के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने चलो ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। इस ऐप के जरिए यात्री बसों की ऑनलाइन टिकट बुकिंग व टिकट प्रत्येक बस स्टॉप पर बस के आने जाने टाइमिंग की जानकारी मिलेगी। इस पे मंदार महोत्सव तो बांका में आयोजित किया गया है इसका, और इसे बैसी मेला भी कहा जाता है अभी। ठीक है, बैसी मेला में मंदार महोत्सव, यद्यपि कोरोना के कारण सीमित आयोजन ही हुआ है। यह अंग प्रदेश भागलपुर, बांका, मुंगेर का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन है मंदार महोत्सव। इसमें बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल, झारखंड व उड़ीसा के आदिवासी लोग भी इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट है सहरसा में स्थापित होगा गुड्स टर्मिनल। जनवरी 2021 में भारतीय रेलवे ने बिहार के सहरसा जिले के बैजनाथपुर में गुड्स टर्मिनल बनाने का निर्णय लिया है। तो यह स्थान जो है समस्तीपुर मंडल के अंतर्गत आता है और उसका निर्माण पीपीपी मॉडल पे किया जाएगा। अब देखते हैं स्टेप अप टैब अभियान। ये क्या है, शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन शिक्षा व इंटरनेट को महत्व को देखते हुए पायलट प्रोजेक्ट के तर्ज पर इस अभियान की शुरुआत की गई है। इसके पहले चरण में पटना के 2 स्कूल का चयन किया गया है। नेक्स्ट है बिहार ने महामारी श्रेणी में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 जीता है। तो 30 सितंबर 2020 को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 कार्यक्रम में बिहार ने महामारी श्रेणी में डिजिटल इंडिया पुरस्कार जीता। याद रखिएगा, डिजिटल इंडिया पुरस्कार, और कौन सी श्रेणी में, महामारी श्रेणी में यह बिहार को मिला है। यह अवार्ड जो है 6ठा संस्करण है और इस वर्ष 7 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए। आप देखते हैं सहायता मोबाइल ऐप, सहायता मोबाइल ऐप के माध्यम से राज्य के बाहर फंसे श्रमिक को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय बिहार के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ आपदा प्रबंधन विभाग को संयुक्त रूप से विजेता के रूप में चुना गया है। ठीक है, वर्ष 2009 से हर 2 साल पर डिजिटल इंडिया अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, 2 साल पे दिए जाते हैं ये अवार्ड। ठीक है, अब देखते हैं आगे है और लास्ट है ये। नेक्स्ट है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 तो जारी किया गया है। 2019-20 के अनुसार बिहार का फर्टिलिटी रेट जो है 3%, मतलब 3 है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार के ग्रामीण फर्टिलिटी रेट 3.1 तथा शहरी है 2.4। पिछली रिपोर्ट जो जबकि वर्ष 2015-16 में जारी की गई थी, इसके अनुसार 3.4 थी फर्टिलिटी रेट। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा बिहार के योजना, परियोजना और नीति एवं कार्यक्रम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम कवर करते हैं बिहार के प्रमुख योजना। तो इसमें आइए देखते हैं। तो इसमें है प्रथम योजना क्या है, तो आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 जो कि 2020 से 25 के लिए है। ठीक है, इसमें क्या है, इसका उद्देश्य जो है बिहार सरकार द्वारा जो है न्याय के साथ विकास के सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कायम रखते हुए बिहार के विकास के लिए सुशासन के कार्यक्रम के तहत 2025 के तहत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 का
कार्यक्रम को संपूर्ण राज्य में लागू किया जाना है। तो इसमें क्या क्या है ये आप कंफर्म इसको याद करना पड़ेगा आपको। तो इसमें क्या है 7 निश्चय में, तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ठीक है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्क संभल संपर्कता और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। तो ये 7 निश्चय है बिहार के 2025 तक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। तो इसका उद्देश्य है महिला के जो है सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण एवं नवाचारी योजना के निमित्त विभिन्न योजना के संचालन की स्वीकृति प्रदान करना है। इसके अंतर्गत क्या क्या होगा कि अनैतिक कदाचार, घरेलू हिंसा से पीड़ित किशोरियों एवं महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएगी और ये जो स्वयं सहायता समूह के गठन, पोषण तथा क्षमता निर्माण का कार्य, प्रखंड स्तरीय सहकारी समिति के गठन आदि का कार्य कराया जाता है महिला विकास निगम द्वारा जो है संचालित इस योजना के द्वारा, मतलब महिला विकास निगम द्वारा इस योजना को संचालित किया जा रहा है। इस योजना का लाभ जो है गांव के महिला, मुख्यतः कमजोर और वंचित समुदाय से जुड़ी महिलाओं को मिल रहा है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। इस योजना का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में छात्रा को प्रोत्साहित करना है। तो इसमें क्या है कि 10वीं कक्षा की परीक्षा प्रथम श्रेणी से करने वाली समान कोटि एवं पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को 10,000 प्रति छात्रा प्रोत्साहन स्वरूप धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है कन्या विवाह योजना। गरीब परिवार को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करने का इसका लक्ष्य है और इस योजना के तहत जो है गरीबी रेखा से नीचे परिवार को विवाह के समय 5,000 की आर्थिक मदद दी जाती है और भुगतान कन्या के नाम पर चेक भुगतान किया जाता है डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा। योजना का लाभ हेतु माता पिता की वार्षिक आय जो है 60,000 से कम होना चाहिए। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। इस योजना का उद्देश्य भ्रूण हत्या को रोकना है, जन्म का पंजीकरण मतलब बढ़ाना है तथा जन्म को प्रोत्साहित करना है, कन्या जन्म को। इसके तहत गरीब रेखा से नीचे रहने वाले परिवार को जन्म लेने वाली कन्या को जो है जन्म के समय 2,000 की राशि यूटीआई के चिल्ड्रेन कैरियर बैलेंस्ड प्लान के में कन्या के नाम से निवेश कर प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया जाता है। परिपक्वता मूल राशि की भुगतान जो है 18 वर्ष के पूर्ण होने पर किया जाता है, जो है भुगतान 18 वर्ष के बाद इसका किया जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना। इस योजना को उद्देश्य है हिंदू समाज में व्याप्त जाति प्रथा को उन्मूलन करना है और महिला को प्रोत्साहन के स्वरूप आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। तो इसमें क्या है कि इस योजना के तहत अंतर्जातीय विवाह करने वाली महिला को 1 लाख रुपये की राशि अनुदान के रूप में दी जाती है, जिसका भुगतान विवाह संपन्न होने के 3 माह के भीतर संबंधित वधु को, ठीक है, अधिकतम परिपक्वता राशि देने वाले राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधिक जमा प्रमाण पत्र के माध्यम से किया जाता है, ठीक है, प्रमाण पत्र के माध्यम से। अब नेक्स्ट देखते हैं दुलार रणनीति योजना। तो इसमें क्या है, तो इस योजना का उद्देश्य माँ और शिशु के संबंध में प्रगाढ़ एवं ICDS की सेवाओं को प्रभावशाली बनाना है। तो इसके लिए जो है यूनिसेफ के सहयोग से राज्य के सभी 38 जिलों में दुलार रणनीति योजना का मूर्त रूप दिया जा रहा है। दुलार रणनीति माँ और शिशु के संबंध में प्रगाढ़ बनाने तथा ICDS की सेवा को ग्राम स्तर पर और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए एक व्यवहारिक योजना है। नेक्स्ट योजना है परवरिश योजना। इस योजना का उद्देश्य जो है अनाथ बेसहारा बच्चों एवं गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों को आर्थिक सहायता देना है। इसमें क्या है, तो इसमें क्या है कि अनाथ बेसहारा बच्चों अथवा अनाथ बच्चों को अपने निकटतम संबंधी अथवा नाते रिश्तेदार के साथ रह रहे जिसकी वार्षिक आय 60,000 से कम है अथवा गरीब रेखा से नीचे है, इसके लिए आरंभ की गई है। HIV एड्स या विजिबल डिफॉर्मिटीज ग्रेड 2 के कुष्ठ रोग
एवं कैंसर रोग से पीड़ित बच्चे अथवा इन रोगों के पीड़ित माता पिता की संतान भी पात्र होगी। इस योजना के अंतर्गत है 0 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चे को समाज में बेहतर पालन पोषण एवं उसकी गैर संस्थानिक देखरेख को प्रोत्साहित करने के लिए जो है अनुदान भत्ते के रूप में 1 से 6 वर्ष के बच्चे को 900 रुपये प्रतिमाह और 6 से 18 वर्ष के बच्चों को 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। तो विधवाओं को पेंशन मुहैया कराने का उसका उद्देश्य है और इसमें क्या है 18 वर्ष से या उससे अधिक आयु वाली विधवाएं जिसकी वार्षिक आय 60,000 से कम है या बीपीएल परिवार से है तो संयुक्त परंतु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं ये, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन के अंतर्गत नहीं आते हैं तो उसे 400 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी और यह पूरा राज्य द्वारा वहन किया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार निःशक्तता पेंशन योजना। तो निःशक्त व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ये योजना है और इस योजना के तहत आयु वर्ग के 40% उससे अधिक दिव्यांग व्यक्ति को 400 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। आवेदन शारीरिक रूप से निःशक्त होना चाहिए और उसके पास इस आशय का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। तो अकस्मात मृत्यु के उनके आश्रित को सहायता देने के उद्देश्य से यह है 18 से 60 आयु वर्ग के अर्जक सदस्य के अकस्मात मृत्यु होने पर एक मुश्त 20,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना। तो इस योजना का उद्देश्य है आपातकालीन मृत्यु में उसकी आर्थिक सहायता करना है। तो इसमें भी है 20,000 का सहायता दिया जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त है 100% केंद्र दुर्घटना होने के बाद 18 से 60 वर्ष के आयु, ठीक है, सेम है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। इस योजना के द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति बिहार लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 50,000 राशि की एकमुश्त राशि दी जाती है। वहीं संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 1 लाख की एकमुश्त राशि दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना। इसका उद्देश्य है पिछड़ा वर्ग के परीक्षार्थियों को मैट्रिक पास उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन देना। तो ये आपको पता ही है 10,000 एकमुश्त राशि दी जाती है स्कॉलरशिप के रूप में। तो इसमें कौन कौन है पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा ये दिया जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। तो इस योजना का उद्देश्य जो है आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देना है। इसका आरंभ 2 अक्टूबर 2016 राज्य के 12वीं पास विद्यार्थियों के आर्थिक रूप से मदद करने के लिए किया गया। तो इस योजना के तहत राज्य सरकार विद्यार्थियों को 4 लाख तक का मूलधन और ब्याज ऋण पर बैंकों की गारंटी देती है। अब देखते हैं मुख्यमंत्री निजी पौधाशाला योजना। ठीक है, तो इस योजना का उद्देश्य सागौन, सेमल, गम्हर, महोगनी, यूकलिप्टस, अमलतास, महुआ, नीम, शीशम, बांस, अर्जुन, बेकन, बबूल, खैर इत्यादि पौधे को तैयार करना है। तो इसके तहत जो है उद्यमी कृषि के माध्यम से पौधशाला की स्थापना से अलग अलग प्रजाति के उत्तम गुणवत्ता वाले ज़्यादा संख्या में पौधे तैयार करने का प्रयास किया जाएगा जिससे वृक्षारोपण का लक्ष्य पूरा किया जा सके। ठीक, बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना। ठीक है, तो इसमें क्या है कुष्ठ रोग को उन्मूलन करना है। तो कुष्ठ रोगी को भोजन आदि के लिए 1500 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है आर्थिक सहायता। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना। तो अंतर्जातीय विवाह योजना को सन्निहित करना है। इस योजना का उद्देश्य जो है निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना तथा अंतर्जातीय विवाह योजना को सन्निहित करना है। तो इस योजना 2016-17 में आरंभ किया गया था। इसके तहत जो है निःशक्त पुरुष महिला को विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए अधिकतम परिपक्वता राशि के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधिक जमा के माध्यम से 1 लाख रुपये अनुदान देने का प्रावधान है। अब नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना पहचान।
इसका उद्देश्य राज्य में भिक्षावृत्ति के अभिशाप से मुक्त करना है। तो भिक्षुओं की पहचान कर उसकी पहचान पत्र वितरित करते हुए सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ाव स्थापित करना, कौशल प्रशिक्षण के द्वारा रोजगार से जुड़ाव स्थापित करना, वृद्ध एवं पूर्ण निःशक्त एवं लावारिस अवस्था में पाए जाने वाले भिक्षुओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना एवं नशा विमुक्तिकरण के द्वारा उनके पुनर्निवास को सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है भारत सरकार की योजना, जो कि हम करेंट अफेयर्स में पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे हम वन से संबंधित बिहार में। तो नेक्स्ट है वन रिपोर्ट 2019 बिहार एवं भारत। तो हम सिर्फ बिहार का देखेंगे अभी फिलहाल, और करंट अफेयर्स में हम इंडिया का देख लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2019। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार राज्य में क्रम प्रकाशित सूचना निम्नानुसार है। तो वन आच्छादन कितना है 7306, मतलब थोड़ा सा जूम कर लेते इसमें। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें वन आच्छादन कितना है 7306 वर्ग किलोमीटर, जो कि भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.76% है। 7.76%। ठीक है। वर्ष 2009 वन स्थिति रिपोर्ट के आधार पर बिहार में कुल वृक्षावरण 2003 वर्ग किलोमीटर, वृक्ष का आवरण है 2003 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.1% है। ठीक है। कुल वृक्षादन एवं वनाच्छादन जो है 9303 वर्ग किलोमीटर है में फैला हुआ है। तो 9.9% है भौगोलिक क्षेत्र का। ठीक है। जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 9.9% है, जबकि वन का जो है 7.76%, ध्यान रखिएगा। और कुल जो है 9.9% है। अब देखते हैं किस तरह के वन है। तो ये भी पूछा जाता है कि आरक्षित वन कितने किलोमीटर में है, वर्ग किलोमीटर में। तो 693 वर्ग किलोमीटर में आरक्षित वन है। ठीक है। जो कि 10% है, लगभग 10.08%। संरक्षित वन है 6183 वर्ग किलोमीटर में और 89.91% है। और अवर्गीकृत वन 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है और 0.01% है। और कुल योग 6877 है इसका, और 100% ये हो गया आपको। तो कुल कितना है 6877। अब देखते हैं। अब नेक्स्ट है सघन वन। अत्यंत सघन वन इसमें कितने हैं 333.36%। मध्यम सघन वन 3280 3.48। और ओपन फॉरेस्ट यानी कि खुले वन है 3692.54, जो कि 3.92% है। और कुल योग हमारा है 7305.99, यानी कि 7306 के लगभग, और 7.76%। ठीक है। अब देखते हैं न्यूनतम वनावरण वाले। बिहार के न्यूनतम 3 वनावरण वाले जिले हैं। तो जहानाबाद में 0%, मतलब 0.1 क्षेत्रफल है जहानाबाद में। उसके बाद शेखपुरा में 1% है और अरवल में 4% है। तो पीछे से जहानाबाद, शेखपुरा और अरवल सबसे कम 1 है। ठीक है। और परसेंटेज के वाइज से देखते हैं, तो वो तो था क्षेत्रफल के वाइज से, तो ये परसेंटेज वाइज से देखते हैं हम। तो परसेंटेज वाइज से सबसे ज़्यादा है जमुई में, कैमूर में और गया में। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन लोगों को होता है कि जमुई में होगा सबसे ज़्यादा वन की कैमूर में। तो मतलब परसेंटेज वाइज तो जमुई में है, वैसे कैमूर में है। ठीक है। परसेंटेज वाइज पूछे तो जमुई लगाना है आपको। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, बिहार के न्यूनतम 3 वनावरण परसेंटेज वाले जिले। न्यूनतम तो जहानाबाद था ही, वहीं पे शेखपुरा है और गोपालगंज है। अब थोड़ा सा उस डाटा को देख लेते हैं। जहानाबाद के बाद कौन सा था उसमें, जहानाबाद के बाद शेखपुरा और अरवल था। ठीक है। तो इसमें क्या है, जहानाबाद शेखपुरा सेम है। ठीक है, परसेंटेज में भी और वैसे भी। उसके बाद गोपालगंज यहाँ पे आ जाता है, वहाँ पे था अरवल।
ठीक है। और थोड़ा भारत वन स्थिति रिपोर्ट भी देख लेते हैं 2019। तो इसमें 30 दिसंबर 2019 को यह जारी किया गया था, ठीक है। और यह रिपोर्ट जो है भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित की जाती है और जो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। तो 1987 से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट का द्विवार्षिक रूप में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया था। यह श्रेणी का 16वां रिपोर्ट है। आदिवासी जिले में कुल वनावरण इतना है वर्ग किलोमीटर, जो कि इन जिलों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 37.54% है। वर्तमान सर्वेक्षण के अनुसार आदिवासी जिलों में दर्ज वन ग्रीन वॉश के भीतर 741 वर्ग किलोमीटर गिरावट और इसके बाहर 1922 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब भारत के वन रिपोर्ट देख लेते हैं इसमें, ठीक है। कंपेयर किया हुआ है इसमें आप तो यहाँ पे 2017 से 2019 को। तो वन एवं वृक्ष, ठीक है, दोनों मिला के है कितना 24.56, जो कि 24.39 थी पिछले वाले में। तो ये आपको याद रखना है 24.56 और 24.39 पहले था, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्र में वन का हिस्सा, तो वन कितना है 21.67, पिछले बार था 21.54 था। ये वाला डाटा पे आपको ध्यान देना है, बीच वाले पे 24.56 वन एवं वृक्ष दोनों, और केवल वन 21.67, ठीक। नेक्स्ट है वन से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि, तो 2976, ठीक है। अब पिछली बार हुआ था इतना। नेक्स्ट है वन से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि, वृक्ष से, ये वन से आच्छादित था और वृक्ष से आच्छादित, तो वृक्ष से 1212, यहाँ 12 से 43, इस बार थोड़ा सा कम वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट है वनावरण और वृक्षावरण में कुल क्षेत्रफल में वृद्धि, तो कुल में वृद्धि हुआ है कितना 5188 वर्ग किलोमीटर, जो कि 0.65 था, और पिछली बार कुछ ज़्यादा हुआ था, तो इस बार कम हुआ है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया है। नेक्स्ट है, अब देखते हैं ताज़ा रिपोर्ट के आकलन के अनुसार देश के 17 राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में 33% भूभाग वन से घिरा हुआ है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कितना 17 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश में 33% भूभाग पर वन से घिरा हुआ है, जबकि 15 राज्य में था। 2007 में 15 राज्य में था, अभी 17 राज्य में है। इनमें 7 राज्य में संसाधित प्रदेश कौन है? तो मिजोरम है, लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप समूह और नागालैंड और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देश में जो है मैंग्रोव वनस्पति ये पूछा जाता है, तो कितना है 4975 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें वर्ष 2017 के आकलन की तुलना में 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो ये इम्पोर्टेंट डाटा है, 54 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव वन वृद्धि हुई है। देश में बांस के अंतर्गत कुल इतना वर्ग किलोमीटर की आकलित किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं अब वन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे वन देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये परसेंटेज वाइज नहीं है, यह ध्यान रखिएगा आपको। उसका सबसे बाद न्यूनतम कौन है? तो हरियाणा में है, पंजाब में है और गोवा में है। तो 3 आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, 3 है यहाँ पे पर्स नीचे की तरफ, और सबसे नीचे हैं हरियाणा, पंजाब और गोवा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे परसेंटेज वाइज। तो परसेंटेज वाइज हमारा कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। ठीक है, केंद्र शासित में लक्षद्वीप, मिजोरम हो गया राज्य में पूछेगा तो प्रथम हो जाएगा मिजोरम 85.41%, और थर्ड हो गया मतलब अंडमान निकोबार। और न्यूनतम कौन है? न्यूनतम है लद्दाख में, हरियाणा में और पंजाब में। अब देखते हैं वृक्षावरण की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य। तो वृक्षावरण महाराष्ट्र में सबसे सर्वाधिक है, और नेक्स्ट देखें, उसके बाद मध्य प्रदेश में है, और उसके बाद राजस्थान में। तो वृक्षावरण की दृष्टि से न्यूनतम क्षेत्रफल वाले, तो वृक्षावरण न्यूनतम है सिक्किम,
मणिपुर। ठीक है। अब वृक्षारोपण की दृष्टि से सर्वाधिक परसेंटेज वाले राज्य, सबसे ज़्यादा वृक्षारोपण दृष्टि मतलब केरल में वृक्षारोपण 7.56, उसके बाद गोवा है और सबसे कम है सिक्किम और मणिपुर। कुल वृक्षावरण एवं वनावरण की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य, तो ये है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। अब परसेंटेज में है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है वन के क्षेत्रफल में वृद्धि वाले 3 शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं। तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा वनों में वृद्धि हुई है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में और केरला में 3rd स्थान पे है। तो ये याद रखिएगा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल के। तो मतलब कर्नाटक में सबसे ज़्यादा वनों में वृद्धि हुई है, आंध्र प्रदेश में और केरल में। चलिए ठीक है।